नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। मित्रों, पिछली क्लास में हमने आपसे जीडीपी पर चर्चा की थी लास्ट में। तो आइए आज हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अपनी जो नेक्स्ट अवधारणा है उस पर चर्चा करते हैं। तो सेकंड अवधारणा है हमारी जीएनपी। इसको कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद। आइए सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि है क्या वास्तव में। तो किसी देश के द्वारा किसी देश के द्वारा किसी देश के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में एक वित्तीय वर्ष में एक वित्तीय वर्ष वो क्या होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। एक वित्तीय वर्ष में नागरिकों, अब नागरिक क्या है, निवासी क्या है, हमने आपको बता रखा है। नागरिकों के द्वारा किया गया कुल उत्पादन, किया गया कुल उत्पादन, कुल उत्पादन जीएनपी कहलाता है। जीएनपी कहलाता है। इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं हम लोग कि जीएनपी है क्या वास्तव में। इस परिभाषा के अकॉर्डिंग हम लोग ये लिख सकते हैं कि जीएनपी इक्वल टू नागरिकों के द्वारा देश के अंदर उत्पादन। भाई नागरिक जो है वो देश में भी उत्पादन करेंगे और देश के बाहर भी उत्पादन करेंगे। तो नागरिकों के द्वारा देश के अंदर उत्पादन प्लस नागरिक के द्वारा या नागरिकों के द्वारा, जो भी आप लिखना चाहें, नागरिकों के द्वारा विदेशों में उत्पादन, विदेशों में उत्पादन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जीएनपी कहते हैं। इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। अब ये जो नागरिकों के द्वारा देश के अंदर उत्पादन है, तो देश में दोनों चीजें रहेंगी, मतलब हमारे नागरिक भी रहेंगे और कुछ बाहरी कंपनियां या विदेशी कंपनियां वो भी यहाँ पे आकर उत्पादन करती हैं। तो अब इसको हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर हम लोग जीडीपी में से नागरिकों के द्वारा देश के अंदर उत्पादन को ही हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं, जीडीपी में से अगर हम लोग विदेशियों के द्वारा किए गए उत्पादन को हटा दें, विदेशियों के द्वारा उत्पादन इसको हटा दिया जाए तो हमको क्या मिल जाएगा, जो नागरिकों के द्वारा देश के अंदर उत्पादन है वो शुद्ध रूप से मिल जाएगा। प्लस इसको ऐसे ही रहने दीजिए, नागरिकों के द्वारा विदेशों में उत्पादन, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत आसान भाषा में, द्वारा विदेशों में उत्पादन। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई दुख दर्द समस्या परेशानी कष्ट तनाव चिंता ये सब नहीं हुआ होगा। एक बार फिर से समझते हैं परिभाषा क्या थी, आइए एक बार देख लेते हैं। हमने आपसे कहा कि किसी देश के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में नागरिकों के द्वारा किया गया कुल उत्पादन क्या कहलाता है, जीएनपी कहलाता है। फिर इसी परिभाषा के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया जीएनपी बराबर नागरिकों के द्वारा देश के अंदर उत्पादन प्लस नागरिकों के द्वारा विदेशों में उत्पादन। नागरिकों के द्वारा ना, तो नागरिक द्वारा उत्पादन तो देश और विदेश दोनों में होता है, सिंपल सी बात है। फिर हमने आपसे कहा कि नागरिकों के द्वारा देश के अंदर उत्पादन जो शुद्ध रूप से है वो कैसे प्राप्त होगा, कि अगर जीडीपी में सारे लोग सम्मिलित होते हैं तो जीडीपी में से अगर हम विदेशियों के द्वारा किए गए उत्पादन को माइनस कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, जो यहाँ के नागरिक हैं वो देश के अंदर जो उत्पादन कर रहे हैं उसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। सिंपल सी बात है। बाकी इसको हमने ऐसे एज इट इज लिख दिया, नागरिकों के द्वारा विदेशों में किया गया उत्पादन। अब इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके ऐसे लिख देते हैं, जैसे प्लस वाला पहले लिख दिया जाए, जीडीपी प्लस नागरिकों के द्वारा विदेशों में उत्पादन, नागरिकों के द्वारा विदेशों में उत्पादन, और ये माइनस वाला बाद में लिख देते हैं। क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है, सिंपल सी बात है। नागरिकों के द्वारा विदेशों में उत्पादन माइनस विदेशियों के द्वारा किया गया उत्पादन, विदेशियों के द्वारा उत्पादन उत्पादन। अब ये इतना जो आप फैक्टर देख रहे हैं, ये नागरिकों के द्वारा विदेशों में उत्पादन माइनस विदेशियों के द्वारा उत्पादन, इसको हम लोग कहते हैं नेट फैक्टर इनकम। क्या कहा जाता है इसको, एक इसके लिए नाम दिया गया है
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अर्थात विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। तो जीएनपी का जो फॉर्मूला है उसको हम लोग कुछ इस टाइप से भी लिख सकते हैं, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, ये तो बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी पूरी तरीके से। या फिर इसी फार्मूले को आप कुछ इस टाइप से भी लिख सकते हैं, जैसे नागरिकों के द्वारा जो विदेशों में उत्पादन है उसको मान लीजिए कि मैं ए बोल देता हूं, और विदेशियों के द्वारा किया गया उत्पादन में बी बोल देता हूं। तो जीएनपी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं जीडीपी प्लस ए माइनस बी। ए क्या है? ए है नागरिकों के द्वारा जो विदेशों में उत्पादन, और बी क्या है हमारा? विदेशियों के द्वारा किया गया उत्पादन। इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा भारतवर्ष है, इंडिया है। तो अब इंडिया के जो संसाधन है, मान लीजिए यहाँ कहीं बाहर काम कर रहे हैं जिसको हम लोग ए बोल रहे हैं, और इंडिया की सीमा में सैमसंग काम कर रहा है, तो ये सैमसंग विदेशी हुआ, तो इसको हम लोग भी कह देते हैं। तो इसकी इनकम को हमें क्या कर देना है? माइनस कर देना है, और ए की इनकम को हमें क्या कर देना है? प्लस कर देना है। तो हम क्या प्राप्त हो जाता है? जीएनपी प्राप्त हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे ढंग से जीएनपी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब समस्या क्या है? समस्या ये होती है कि जो हमारे साधन हैं वो विदेशों में ज्यादा नहीं कमा पाते हैं, जबकि विदेशी साधन हमारे यहाँ ज्यादा कमाते हैं। आप अपने आसपास की ही वस्तुओं को देखें तो उसमें ज्यादातर चीजें तो विदेशी हैं। जैसे मैं अब ये डेल के लैपटॉप के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी तो विदेशी है। जिस स्मार्टफोन में आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं वो भी क्या है? विदेशी है। मुझे उम्मीद है आपने लावा या माइक्रोमैक्स का स्मार्टफोन लिया नहीं होगा। सैमसंग, उसके बाद तमाम चाइनीज कंपनी जो कि स्मार्टफोन में डोमिनेट कर रही है, जैसे वीवो, ओप्पो, रियलमी वगैरह। तो आप अपने आसपास के साधनों को अगर देखें तो सारे के सारे साधन क्या हैं? विदेशी हैं। हमारे साधन क्या हैं कि विदेशों में ज्यादा नहीं कमा पाते हैं, इसलिए हमारा जो जीएनपी है वो क्या है? जीडीपी से छोटा है। अगर हम अपने भारतवर्ष की बात करें तो हमारा जीएनपी जीडीपी से छोटा है, इसीलिए हम लोग विकासशील देश हैं। आईएमएफ कहता है कि जिन देशों का जीएनपी ज्यादा होता है, अगर मान लीजिए जीएनपी किसी देश का ज्यादा है उसके जीडीपी से, तो उसको ही क्या कहा जाता है? विकसित देश कहा जाता है। विकसित देशों की और सारी परिभाषाएं हो सकती हैं, तो एक परिभाषा तो ये हो गई आईएमएफ के अनुसार। सिंपल शब्दों में अगर बात कहें तो जिसके पास भाई जरूरत से ज्यादा संसाधन होते हैं वही विकसित देश होते हैं। जैसे धनी लोग होंगे, उनके पास जरूरत से ज्यादा संसाधन है, तभी तो उनको धनी कहा जा रहा है। मुझे उम्मीद है आपको ये बात भी समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा और एडिशनल बातें समझते हैं जीएनपी के बारे में। तो ये तो बात हो गई हमारी जीएनपी। अब एडिशनल बातों में एक बात मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि जोसेफ स्टिलिज नाम के एक अर्थशास्त्री हुए। क्या नाम था उनका? जोसेफ स्टिलिज। जोसेफ स्टिलिज ये कहते हैं कि राष्ट्रों को जीडीपी के बजाय जीएनपी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब इनका कहने का तर्क ये है क्योंकि ये जो बी है यानी विदेशी साधन, इस पर तो इंडिया का हक है नहीं। इसको तो जब मौका मिलेगा या जब चाहेगा अपना बोरिया बिस्तर समेट के भग जाएगा। इसकी संपत्ति पर इंडिया का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, एक समस्या तो ये है। दूसरी चीज है कि अगर मान लीजिए कि ये अपना बी उत्पादन इंडिया में बहुत ज्यादा करने लगे, तो एक बात तो ये कंफर्म है कि जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब इसका उत्पादन ज्यादा होगा तो हमारे यहाँ के लोगों का जो आर्थिक हित है वो क्या हो जाएगा? प्रभावित हो जाएगा। तो कोई भी देश किसी विदेशी कंपनी को या विदेशी व्यक्ति को भरपूर मात्रा में उत्पादन करने की छूट नहीं देता। अब ये मान लो 100% छूट दे दी जाए तो सारा का सारा काम यही करेगा, तो हमारे यहाँ के जो एमएसएमई सेक्टर हैं और जो लघु कुटीर उद्योग वो सब तो तबाह हो जाएंगे। इसलिए आप अगर करंट थोड़ा सा फॉलो करते हैं बेसिक कहीं से भी किसी भी सोर्स से, तो अभी जब हमने एफडीआई की सीमा को बढ़ाया था तो उसका बड़े पैमाने पर भारत के लोगों ने ही विरोध किया था। तो विरोध करने का प्रमुख कारण ये भी होता है। अच्छा, ये राष्ट्र के अंदर की बात हो गई। अब भारत के अंदर भी आप देखते हैं कि इस तरीके की बातें होती हैं। जैसे महाराष्ट्र वगैरह में नॉर्थ इंडियन लोगों को बहुत प्रताड़ित किया जाता है क्योंकि उनको लगता है कि ये लोग आके यहाँ के लोगों के हितों को प्रभावित कर रहे हैं, स्पेशली आर्थिक हितों को। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो उनका भी कहना अपने आप में ठीक ही होता है। अब
आगे हम लोग अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, वो है हमारा एनडीपी। हमने जीडीपी पर समझ लिया, हमने जीएनपी समझ लिया। अब हम लोग तीसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, एनडीपी। एनडीपी, अब आपने जीडीपी समझ ही लिया है, तो एनडीपी समझना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। इसका पूरा नाम होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में इसको कहते हैं निवल, या शुद्ध शब्द भी यूज किया जाता है। फिलहाल मुझे निवल ज्यादा अच्छा लगता है। तो निवल घरेलू उत्पाद, निवल घरेलू उत्पाद। अब इसको प्राप्त करने का क्या फॉर्मूला है? एनडीपी इक्वल टू होता है जीडीपी में से डेप्रीसिएशन माइनस कर दिया जाए। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन क्या है, अभी मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। डेप्रीसिएशन को हम लोग कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं। फिक्स्ड कैपिटल, स्थिर पूंजी का व्यय। इसके लिए हिंदी में शब्द यूज किया जाता है मूल्यह्रास, अपकर्ष, या मशीनों की घिसावट का अनुमानित मूल्य। मशीनों की घिसावट का अनुमानित मूल्य, अनुमानित मूल्य इत्यादि नामों से डेप्रिसिएशन को जाना जाता है। अब कोई भी चीज अगर आप लेते हैं तो उसका डेप्रिसिएशन होता ही होता है। मान लीजिए आपने एक पेन लिया, उसको लिख डाला, तो उसका क्या हो गया? डेप्रिसिएशन हो गया। आपने एक टी शर्ट ले ली या शर्ट ले ली, तो आपने 3-4 महीने पहन लिया, तो उसकी चमक क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी, कलर फीका पड़ने लगेगा। तो ये सारी चीजें क्या है? डेप्रिसिएशन है। दर्शन की भाषा में अगर कहें तो पूरी दुनिया का ही ह्रास हो रहा है। भगवान बुद्ध ने भी तो यही कहा है, ये सब कुछ क्षणभंगुर है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। इसी तरीके से इंग्लिश में भी एक कहावत है, इंग्लिश लिटरेचर में, यू कैन नॉट बाथ इन द सेम रिवर। आप एक नदी में दोबारा नहीं नहा सकते हैं। आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई, हम तो आज नहा के आए हैं, कल भी जाकर नहा सकते हैं। आप वहां नहा रहे हैं, मान लीजिए आपने एक फिक्स जगह यहाँ पे किसी दिन स्नान किया था यहाँ पे, अब अगले दिन जो है, क्या आप जाके अगर कह रहे हैं कि मैं जाके फिर से यही स्नान कर लूंगा, तो मैंने तो स्नान कर लिया, लेकिन अब यहाँ का जो पानी था वो तो कहीं आगे बढ़ गया होगा, यहाँ पे दूसरा पानी आ गया होगा। ठीक, तो इस तरीके से बात आपको समझ में आनी चाहिए कि सभी संसाधनों का ह्रास होता ही है, आप चाहे उसे यूज करें या ना यूज करें। आपका मोबाइल हो, स्मार्टफोन हो, गाड़ी हो, या फिर आप अपना ही एग्जाम्पल ले लीजिए, आप पैदा हुए हैं, आपकी उम्र जो है वो धीरे धीरे बीत रही है, तो ये भी क्या है? ह्रास ही है। हम सबको एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाना है। तो एनडीपी क्या है वास्तव में? एनडीपी जो है वो नेट जीडीपी है। एनडीपी और कुछ नहीं है, वो क्या है? हमारी नेट जीडीपी है। तो जीडीपी में से आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दे रहे हैं, तो आपको क्या मिल जा रहा है? एनडीपी मिल जा रहा है। तो सिंपल शब्दों में ये भी तो कहा जा सकता है कि एनडीपी जो है वो नेट जीडीपी ही है। भाई एक्चुअल वैल्यू आपको कैसे पता चलेगी? एनडीपी के माध्यम से तो पता चलेगी। तो इसी तरीके से आप ध्यान से देखिए, एनडीपी इज इक्वल टू क्या था? जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन था। अब यहाँ पे एक बात गौर करिए कि यहाँ जीडीपी में से कुछ घटाया जा रहा है, कोई एक नेगेटिव वैल्यू घटाई जा रही है, एक कोई वैल्यू घटाई जा रही है। वास्तव में डेप्रिसिएशन नेगेटिव ही होता है, तो जाके एनडीपी प्राप्त हो रहा है। अब थोड़ा सा मैथ्स लगाइए, तो हम इस आधार पे भी कह सकते हैं कि एनडीपी ऑलवेज लेस देन जीडीपी। तो किसी भी देश का जो एनडीपी होगा वो क्या होगा? जीडीपी से हमेशा खत्म हो, मतलब कम ही होगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये जो मूल्य ह्रास है इसको अगर गायब कर दिया जाए तो सही रहेगा, बात तो सही है, परंतु व्यवहार में ये संभव नहीं होता है। डेप्रिसिएशन तो होना होना वो इटर्नल ट्रूथ है, शाश्वत है। मूल्य ह्रास को हम लोग थोड़ा सा कम अवश्य कर सकते हैं। कम करने का क्या तरीका हो सकता है? कि हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ज्यादा ध्यान दें। लेकिन अब ये कम हो सकता है, लेकिन खत्म नहीं होगा, सीधी सी बात। जैसे अब कैसे कम हो सकता है? अब आप देखिए कि इस तरीके की जीन्स मार्केट में अवेलेबल है, तो उनको जो है 3-3 4-4 महीने तक धुलना नहीं पड़ता है। मेरा भी एक दोस्त था, जब मैं 12th क्लास में था, तो वो पहन के आया था, उसने बताया था मेरे को कि इसको मैंने 2 महीने से नहीं धुला है। तो इस तरीके की जीन्स अब मार्केट में उपलब्ध है। इसी तरीके से अगर आप बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देते हैं, जैसे अब सड़कें अब बेहतरीन ढंग से बनवाते हैं, तो लंबे समय तक टिकी रहेंगी, तो उनका डिप्रिसिएशन कम होगा, तो आपकी जो लागत या घिसावट है वो आपकी कम आएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एनडीपी क्या है।
ये हमारा अगली जो अवधारणा थी, मुझे लगता है पहले तो हमने जीडीपी पढ़ लिया, दूसरी हमने जीएनपी पढ़ ली, तीसरी हमने एनडीपी पढ़ लिया। अब हम लोग आगे बात करते हैं इसी क्रम में डिट्टो सेम एस इससे ही जुड़ी अगली अवधारणा है जिसको हम लोग कहते हैं एनएनपी। इसके लिए फुल फॉर्म हो जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसको कहते हैं निवल राष्ट्रीय उत्पाद। निवल राष्ट्रीय उत्पाद, नेशनल शब्द का मतलब राष्ट्रीय उत्पाद। तो जैसे आपका एनडीपी था, तो एनडीपी था उसको आपने जीडीपी से डेप्रिसिएशन माइनस करने पर प्राप्त किया था। तो एनएनपी को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ऑब्वियस सी बात कि अगर हम लोग जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा? एनएनपी मिल जाएगा। फिर हमने आपको भी बताया था कि एनडीपी जो है आपका जीडीपी से छोटा होता है। इसी आधार पर हम लोग ये भी कह सकते हैं, यहाँ पे भी तो डेप्रिसिएशन माइनस करने पे एनएनपी प्राप्त हो रहा है, तो एनएनपी जो होगा वो हमेशा जीएनपी से छोटा होगा। NNP is always less than GNP। अब एक बात हम आपको और बताते हैं इसके साथ ही जुड़ी हुई है कि NNP को ही सरकार राष्ट्रीय आय मानती है। आपसे अगर पूछा जाए कि सरकार निम्न में से किसको राष्ट्रीय आय मानती है, तो आपका आंसर क्या होगा? NNP। और यह अर्थव्यवस्था का सबसे बेहतर सूचक होता है। सबसे बेहतर सूचक क्यों होता है? क्योंकि इससे सभी चीजों का पता चलता है। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए। जैसे NNP इज इक्वल टू क्या है? जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। अब जीएनपी क्या होता है आपका? याद करिए, हमने अभी आपको बताया कि जीडीपी में से हम लोग नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड ये ऐड कर देते हैं जीडीपी में, तो हमको क्या पता चल जाता है? जीएनपी पता चल जाता है माइनस डेप्रिसिएशन। यही है आपका जीडीपी। क्या बताती है हमको? एक वर्ष के अंदर कितनी वस्तुओं का उत्पादन हुआ है। और बाकी एनएफआईए, इसका क्या मतलब है? गुणवत्ता। ये बताएगी भाई हमारी गुणवत्ता ज्यादा होगी तभी तो हम लोग विदेशों में ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। हमारे संसाधन या हमारे जो कारक हैं वो उतने स्किल्ड नहीं है, इसीलिए हम लोग पीछे रहते हैं। डेप्रिसिएशन ये क्या बताता है? दक्षता। तो इसमें तीनों बातें आपकी सम्मिलित हैं, इसलिए इसको अर्थव्यवस्था का सबसे बेहतर सूचक माना जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको एनएनपी भी समझ में आ गया होगा। अगली अवधारणा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, पांचवी, NNPFC। NNPFC, एक बात मैं आपको और बता दूं, कहीं पे अगर कुछ नहीं लिखा है, जैसे मान लीजिए NNP लिखा है, उसका मतलब वो मार्केट प्राइस पे देखा जा रहा है। जीडीपी लिखा है तो इसका मतलब वो भी आपका मार्केट प्राइस में देखा जा रहा है, सिर्फ जीडीपी, उसके साथ एफसी वगैरह ना लिखा हो। जीएनपी लिखा है तो इसका मतलब उसको हमें क्या समझना है? जीएनपी एट मार्केट प्राइस। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर कहीं कुछ नहीं लिखा है तो आपको क्या एज्यूम करना है कि ये सारी बातें किस पर देखी जाएंगी? मार्केट प्राइस पे देखी जाएंगी। अब हम लोग बात करते हैं NNPFC। इसका पूरा क्या नाम होगा? इसका नाम होगा नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एट फैक्टर कॉस्ट। हिंदी में कहते हैं साधन लागत पर, साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। यहाँ पे मैं आपका ध्यान ज्यादा आकर्षित करना चाहूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज है, और वैसे भी पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही आपका कॉन्सेप्चुअल है। इसमें किस्सा कहानियों हंसी मजाक की बहुत कम गुंजाइश रहती है। इसको आप इतिहास नहीं बना सकते हैं, हिंदी साहित्य नहीं बना सकते हैं, क्वालिटी वगैरह नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट थोड़ा क्या है? कॉन्सेप्चुअल है। तो हमको एक एक बात समझना बहुत अनिवार्य ढंग से बहुत जरूरी होता है। आइए खैर वापस आते हैं NNPFC। तो साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, इसका हिंदी में रूपांतरण होता है, या इसको NNI भी कहा जाता है, नेट नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम। या अगर आपको ये भी ना अच्छा लगे तो इसको आप सिर्फ NI कह सकते हैं, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। इसका सूत्र क्या है NNPFC का? आइए इसको देख लेते हैं। NNPFC, आप तनाव मत लीजिए, हर एक बात को समझाया जाएगा बहुत अच्छे ढंग से। इसका फॉर्मूला है NNP एट MP, और इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस,
और अगर कोई सब्सिडीज है तो उसको प्लस कर देना है। इनडायरेक्ट टैक्स को हम लोग कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। चलिए 2-4 अप्रत्यक्ष करों के नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अप्रत्यक्ष करें और उसको कहते हैं छूटें, या साहित्यिक भाषा में अगर बात की जाए तो कहा जाता है सहायकियां। अच्छा, हिंदी रूपांतरण यूपीएससी भी बहुत क्लिष्ट करती है, इसीलिए आपको अंग्रेजी पे विशेष ध्यान दे लेना है। कोई मतलब तनाव लेके नहीं पढ़ना है, नहीं तो कई बार क्या होता है कि हिंदी रूपांतरण में समस्या आ जाती है, उसकी वजह से आपका क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। खैर ठीक है, थोड़ा बहुत अंग्रेजी जानना चाहिए, सभी भाषाओं का सम्मान करिए। वापस आते हैं ट्रैक पर। तो इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है अप्रत्यक्ष करें और सब्सिडी का मतलब है छूटें या सहायकी। तो सबसे पहले आइए इन दोनों शब्दों का मतलब समझ लेते हैं कि एफसी का क्या मतलब है, एमपी का क्या मतलब है। एफसी का पूरा नाम है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट, इसको हम लोग कहते हैं साधन लागत। साधन लागत। और मार्केट प्राइस एमपी का पूरा नाम है, हिंदी में कहते हैं बाजार मूल्य। साधन लागत क्या है? किसी भी वस्तु या सेवा को उत्पादन करने की जो लागत होती है वही क्या कहलाती है, साधन लागत होती है। सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो जो 4 कारक आपको बताए गए हैं उनकी लागत, चारों कारकों की जो लागत होती है उसको क्या कहा जाता है, साधन लागत कहा जाता है। और बाजार मूल्य क्या है कि जहां से जो वस्तु बनकर तैयार हुई, जब इसको बाजार में बेचा जाएगा जिस भी मूल्य पर, उसको कहेंगे मार्केट प्राइस। एग्जाम्पल के माध्यम से बात समझने को प्रयास करते हैं। साधन लागत से बाजार मूल्य तक पहुंचने में आपको कुछ स्थितियों से गुजरना पड़ता है। अब वो स्थितियां क्या क्या हैं, क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, उसको हम लोग समझ लेते हैं। अब जैसे जब साधन लागत को बस साधन लागत की जो वस्तु है उसको जब बाजार में बेचने जाएंगे तो सरकार क्या काम करेगी, सरकार उस पर टैक्स लगा देगी। टैक्स लगा देगी, और ये जो टैक्स होता है इसे हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। कुछ विशेष वस्तुओं पर हो सकता है कि सरकार क्या कर दे, सब्सिडी दे दे। जैसे कृषि क्षेत्र पर हम लोगों को सब्सिडियां मिलती हैं, इसी को लेकर हमारा डब्ल्यूटीओ में विवाद होता रहता है आए दिन। तो ये सारी बातें हैं। तो आप यहां पे समझिए ध्यान से कि जो मार्केट प्राइस है वो क्या है, फैक्टर कॉस्ट, और उस पर जो इनडायरेक्ट टैक्स दिया गया, लगाया गया, और सब्सिडी अगर आप माइनस कर दिए तो क्या मिल जाएगा, आपका मार्केट प्राइस मिल जाएगा। फिर से समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि फैक्टर कॉस्ट निकल के आ रही है 300 रुपए, और सरकार ने मान लीजिए 50 रुपए टैक्स लगा दिया, तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा आपका, 350 रुपए। अब अगर कृषि क्षेत्र का एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए कि एक यूरिया की जो फैक्टर कॉस्ट बन के आ रही है 290 रुपए, अब सरकार ने सब्सिडी दे दीजिए मान लीजिए कि 40 रुपए, तो मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा आपका, 250 रुपए हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप? यहाँ इसको इस तरीके से मत पढ़िए कि किसी एक ही वस्तु पर दोनों की दोनों चीजें हैं, क्योंकि जिस पर टैक्स लिया जाता है उस पर सब्सिडी नहीं दी जाती है। ये विशेष परिस्थितियों में हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि 300 रुपए फैक्टर कास्ट जब निकल के आई सामने, तो सरकार ने टैक्स लगाया 50 रुपए, तो मार्केट प्राइस कितना हुआ आपका, 350। मान लीजिए यूरिया की जो फैक्टर कॉस्ट निकल के आ रही है वो 290 रुपए आ रही, लेकिन सरकार कह रही है कि हम जो यूरिया का उत्पादन जिसने भी किया है प्रोड्यूसर ने, सरकार ने कहा कि इसको भैया आप 250 रुपए में बेचिएगा, 40 रुपए हमसे ले लीजिएगा। तो ये तो अलग अलग चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही वस्तु पे टैक्स भी आरोपित किया जा रहा है और सब्सिडी भी दी जा रही है। ये बात क्लियर हुई? ये मैंने बताया आपको कि विशेष परिस्थितियों में, जैसे चुनाव के समय हो सकता है ये। जैसे अब मान लीजिए कि केंद्र में मोदी जी की सरकार है, दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है, अब चुनाव का माहौल है, अब दोनों पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। भाई भाजपा भी तो वहां चुनाव लड़ेगी, दिल्ली में क्यों नहीं लड़ेगी। अब केजरीवाल जी कह रहे हैं हमको गैस सिलेंडर पर सब्सिडी चाहिए मोदी जी, अब मोदी जी कह रहे हैं नहीं मैं नहीं देने वाला, मुझे तो अपना टैक्स चाहिए, तुम सब्सिडी अपने हिसाब से माइनस करो। अब मान लीजिए कि फैक्टर कास्ट सिलेंडर की आ रही है 700 रुपए, केंद्र सरकार ने टैक्स लगा दिया 200 रुपए, तो मार्केट प्राइस क्या हुआ, 900 रुपए हुआ। अब चूंकि चुनाव का लाभ भी लेना है, तो केजरीवाल जी क्या काम करते हैं, इसको 150 रुपए अपनी तरफ से सब्सिडी दे देते हैं, तो मार्केट प्राइस क्या हो जाएगी, जीरो। 10 में से 5 गया 5, उसके बाद यहाँ कितना बचा, 8 में से 1 गया 7, 750 रुपए में सिलेंडर मिल जाएगा। तो ये चीजें हो सकती हैं, लेकिन अब ऐसे होता नहीं है।
कि चुनाव चले तभी हो सकता है, ऐसी संभावना है। वेल, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली चीज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, जो 6 नंबर कॉन्सेप्ट है वो है हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पीसीआई, पर कैपिटा इनकम कहा जाता है इसको। पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। इसको निकाला कैसे जाता है? इसको निकाला जाता है जो नेशनल इनकम है किसी भी देश की, उसको पॉपुलेशन से, उस देश की पॉपुलेशन से क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए। तो हमको क्या पता चल जाता है? पीसीआई पता चल जाता है। राष्ट्रीय आय को किससे डिवाइड कर देना है? जनसंख्या से डिवाइड कर देना है। वास्तव में इसको, जो ये हमारा पीसीआई है, राष्ट्रीय आय से जुड़ी जितनी भी संकल्पनाएं हैं उनमें प्रति व्यक्ति आय को लोगों के आर्थिक कल्याण को प्रदर्शित करने की दृष्टि से सबसे बेहतर माना जा सकता है। इसको पहले माना जाता था, अब नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता, मैं आपको बताता हूं अभी। किसी भी, होता क्या है कि किसी भी राष्ट्र की जीडीपी, या लिख लीजिएगा इसको आप लोग पूरा जो मैं बोल रहा हूं, किसी भी राष्ट्र की जीडीपी या उसकी जो कुल आय है ये अधिक हो सकती है, लेकिन अधिक होने के साथ साथ ये हो सकता है कि लोगों का आर्थिक कल्याण कमजोर हो सकता है। जरूरी नहीं है कि किसी देश की जीडीपी बढ़िया है तो वहां के लोगों का आर्थिक कल्याण हमने आपको बताया है वो कमजोर हो सकता है। विश्व बैंक का भी यही मानना है, विश्व बैंक भी यही कहता है। ये चीजें जब आप अपने आंसर राइटिंग में लिखेंगे तो जाहिर सी बात, कॉपी चेक करने वाला बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। विश्व बैंक भी ये कहता है कि द लार्जेस्ट इकोनॉमीज आर नॉट द रिचेस्ट, अर्थात जो भीमकाय अर्थव्यवस्थाएं हैं वो धनाढ्य अर्थव्यवस्थाएं नहीं है। भारतवर्ष भी इस स्थिति का अपवाद नहीं है। जैसे हम भी क्या है, हम भी दुनिया की मानी जानी बड़ी इकोनॉमी है भाई। भारत पीपीपी के मामले में, पीपीपी ये क्या है? परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी, आगे हम लोग जानेंगे क्या होता है। इसके मामले में इस आधार पर, अर्थात इसको कहते हैं क्रय शक्ति समता के आधार पर, हम लोग दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। लेकिन फिर भी मानव विकास की दृष्टि से दुनिया में भारत का 131वां स्थान है। HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये आता है। अगर आप लोग जानते हैं PHDI में हमारी रैंक कितनी थी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। इन बातों के अलावा किसी देश की जनसंख्या अधिक है तो जीडीपी, राष्ट्रीय आय अधिक होते हुए भी क्या हो जाएगा? आर्थिक कल्याण का स्तर कम हो जाएगा। फिर से देखिए, फॉर्मूला हमने आपको बताया पीसीआई इक्वल टू नेशनल इनकम अपान पॉपुलेशन। तो कैसा रिलेशन है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पीसीआई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है ना। इसीलिए जो अल्प विकसित या विकासशील राष्ट्र हैं उनकी पीसीआई कम होने का प्रमुख कारण क्या है? उनकी जनसंख्या में भारी वृद्धि है। अच्छा, आपका क्या मानना है, जनसंख्या जो है वृद्धि वो वरदान है या अभिशाप है? इसका उत्तर आप लोग लिखने का प्रयास कीजिएगा। वेल, तो ये सारी बातें हो गई। अब इसकी आलोचना का क्या पक्ष है? पीसीआई को अच्छा क्यों नहीं माना जाता है? प्रति व्यक्ति आय की आलोचना इस आधार पर की जाती है, यह आय की विषमताओं को प्रदर्शित नहीं करती है, केवल औसत वितरण को दिखाती है। जैसे मान लीजिए कि एक परिवार में 10 लोग रहते हैं और उनकी इनकम जो है वो 10 लाख, औसत मतलब एक एक व्यक्ति की इनकम कितना हुई? 10,000 हुई। लेकिन अब क्या है, जरूरी है कि हर एक व्यक्ति 10,000 रुपए ही कमा रहा हो सकता है उसमें से कोई आदमी 5,000 ही कमा रहा हो, कोई आदमी 2,000 ही कमा रहा हो। लेकिन जब औसत रूप में आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई उनके यहाँ तो मौज ही मौज, सारे लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये समस्या है इसकी। तो हमने आपको बताया कि यह आय की विषमताओं को प्रदर्शित नहीं करती है, केवल औसत वितरण को ही दिखाती है। अब विषमता कम होने पर जो पीसीआई होता है वो सही स्थिति को दर्शाता है। अगर हमारे यहाँ विषमता कम है तो पीसीआई क्या करेगा? सही स्थिति को दर्शाएगा। औसत आपको कभी सटीक आंकड़े नहीं देता है, बात क्लियर हो रही है। एवरेज जो है वो हमेशा आपको बहुत अच्छा आंकड़ा नहीं देता। जैसे मान लीजिए कि आप इस तरीके से बात समझ सकते हैं कि
एक आदमी है, वो एक नदी को पार करना चाहता है, वो नदी के किनारे जाता है। अब वहां पे एक आदमी पहले से बैठा हुआ है, जिसको हम लोग निषाद कहते हैं, गांव वगैरह में मल्लाह भी कहा जाता है। अब वो मल्लाह से मान लीजिए पूछता है कि भाई ये जो नदी है ये कितने फुट गहरी है। तो मान लीजिए उसने कहा कि 5 फुट औसतन गहरी है। तो उसको लगा 5 फुट गहरी है तो ठीक है, मैं तो अपना चला जाता हूँ। मेरी हाइट मान लो उसकी हाइट थी 6 फुट 7 इंच, मैं तो आराम से क्रॉस कर जाऊंगा। अब लेकिन वो कहीं जाता है तो बीच में उसको कहीं पे 14 फुट गहरी मिल जाती है नदी। अब वो क्या करेगा, उसी में डूब के मर जाएगा। सही बात है ना। तो औसत कब सही होगा, जब जैसे वो हर जगह 5 के आसपास आंकड़े आए, यानी कहीं 5.5 फीट गहरी हो, कहीं 6 हो, कहीं 7 हो, तब तो समझ में आता है। अब पता चले कि 5 और 14 के बीच में तो बहुत सारा गैप है, तो इसलिए उसमें डूब गया, मर गया, काम खत्म हो गया उसका। तो ये चीज है, औसत एग्जैक्ट आंकड़ा आपको नहीं बताता है। और कुछ बातों को हम ऐड करके समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे भारत में भी क्या हुआ कि उदारीकरण, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसके द्वारा किया गया था, मनमोहन सिंह जी द्वारा किया गया था। और उस समय वो कौन प्रधानमंत्री थे, नरसिम्हा राव जी थे, तो उनके कार्यकाल में ये सुधार किए गए थे। लेकिन अब उससे उसका दुष्परिणाम क्या हुआ एलपीजी रिफॉर्म का। जैसे जीडीपी वगैरह तो हमारा बढ़ा निश्चित तौर पे, लेकिन उसका नुकसान ये हो गया कि विषमता भी तेजी से बढ़ गई हमारे यहाँ। जैसे मान लीजिए उसमें उसके बाद हुआ ऐसे कि जो कुछ लोग थे, जो शहरी क्षेत्रों के लोग थे, उनकी इनकम ज्यादा बढ़ गई, गांव के लोगों की इनकम कंपैरेटिवली कम बढ़ी, पढ़े लिखे लोगों की इनकम ज्यादा तेजी से बढ़ी, और जो अशिक्षित लोग रह गए या कम पढ़े लिखे लोग रह गए उनकी इनकम थोड़ा सा कम तेजी से बढ़ी। अंबानी वगैरह की इनकम जो है वो ज्यादा तेजी से बढ़ी। लेकिन अब जैसे अंबानी जी की अगर इनकम बढ़ रही है तो साथ ही साथ रामलाल, श्यामलाल, मंगरू की भी तो इनकम अच्छे से बढ़े, तब तो सही है। लेकिन अब अगर सिर्फ अंबानी जी की ही बढ़ रही है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि औसत तो सबकी बढ़ जा रही। अब ये सब तो दोगलापन है ना भाई। अंबानी जी के बढ़ने के साथ साथ सारे लोगों का अगर बढ़े तब तो समझ लीजिए पीसीआई की सार्थकता है। लेकिन अब अंबानी जी की बढ़ने की वजह से औसतन सारे लोगों की आय बढ़ जा रही, तो ये एक्चुअल वैल्यू थोड़ी है। अब कुछ और बातों पर चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोग आज की अपनी इस क्लास का समापन करते हैं। ऐसे थोड़ा सा फैक्ट्स हैं जिनको हम लोग जान लेते हैं। जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, पीसीआई, और एक चीज हमने पढ़ी एनएनपीएफसी। खैर इसको छोड़ देते हैं। इन सभी की गणना करने के लिए क्या बनाया गया था, एक संस्था बनाई गई थी। उस संस्था का नाम था एनएसएसओ। अब ये काम क्या करती थी, पहले पूरी बात सुन लीजिएगा। ये आंकड़े जुटाती थी, नमूने नमूने जुटाना इसका काम हुआ करता था। ये कब बनाया गया था, 1950 में। और इसका फुल फॉर्म या पूरा नाम था नेशनल सैंपल, लिख देता हूं मैं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। पहले इसका ये नाम था, अब इसको बाद में बदल के ऑफिस कर दिया गया, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो ये इसका काम क्या था कि ये नमूने या आंकड़े जुटाती थी। बाद में इसकी गणना करने के लिए सीएसओ बनाया गया, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस। ये कब बना, 1951 में। अब ये किसके द्वारा बनाई गई, ये दोनों संस्थाएं बनाई गई थी। जो हमारा एनएसएसओ और सीएसओ था, ये बनाया गया था डॉक्टर प्रशांत चंद्र महालनोबिस जी द्वारा, महालनोबिस जी द्वारा। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन जीडीपी, फादर ऑफ इंडियन जीडीपी इसको कहा जाता है, प्रशांत चंद्र महालनोबिस जी को। अब बाद में क्या काम किया गया, ये प्रक्रिया तो काफी लंबे समय तक चली, लेकिन बाद में मोदी जी ने 23 मई 2019 को एक नई संस्था का निर्माण किया, इसको कहते हैं एनएसओ, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस। और इसमें एनएसएसओ और सीएसओ दोनों को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया।
तो अब सारा आंकड़ा जुटाना, सारा काम करना वो एनएसओ के द्वारा ही किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। राष्ट्रीय आय से जुड़ी लगभग जितनी संकल्पनाएं हैं हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक करना ना भूलें। चलिए आगे आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत